हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइस्ट एजुकेशन। स्टार्ट करेंगे आज पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 37। बात करने के लिए ज़्यादा आज कुछ नहीं है क्योंकि बहुत ही चीज़ डिस्कस करना है। उससे पहले क्वेश्चन बताइए, ये एक रोबोट है जिसका नाम है होमोसेप। यह किस आईआईटी के द्वारा डेवलप किया गया है? क्योंकि एक टर्म आता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, आप लोग नाम सुने होंगे, तो उसके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल लेक्चर रहेगा। झारखंड जी के इंक्लूड है, साथ ही साथ करंट अफेयर आप लोग का डाउट आता है तो कुछ करंट अफेयर मैं अब लेक्चर में ही इंक्लूड करना शुरू कर दिया हूँ। पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के लाइक हमको जरूर चाहिए, शेयर भी चाहिए और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चाहिए। दूसरा बात, क्लास छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही चीज़ है डिस्कस करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रखेंगे क्योंकि देखिएगा तो टोटल 64 स्लाइड है आज के क्लास में और इसको मुझे 1 घंटा के अंदर समाप्त कर देना है और हर एक स्लाइड में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ओके, लेट्स गियर अप पार्ट नंबर 37। ध्यान से सुनना है, ज़्यादा टेंशन लेकर ये नहीं चलना है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। आदत अगर पड़ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, विश्वास कीजिए। सबसे पहले कल ये लेक्चर एक्चुअली कल आने वाला था बट दिक्कत चलते नहीं आया। 11 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 2008 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या होता है तो इस दिन हम लोग जो है से याद करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद को। अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, इसीलिए इनके जन्मदिवस पर हम लोग एजुकेशन डे मनाते हैं। याद रखिएगा, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय इसको ऐड किया गया था। फॉरेस्ट भी ऐड किया गया था उस समय और टोटल 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के पहले, इसीलिए हम लोग जो है एजुकेशन डे मनाते हैं। और इनके लिए अगर याद रखिएगा, झारखंड के पर्सपेक्टिव में जो रामगढ़ सेशन हुआ था 1940 का, यही प्रिसाइड किए थे और 1940 में महात्मा गांधी अंतिम बार रांची आए थे। इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक है जो कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है, याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक आपको एजुकेशनल ओवरव्यू देते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जो लिटरेसी रेट है एज पर द सेंसस ऑफ 2011, ध्यान दीजिएगा 74.04% जो है से पॉइंट में भी याद रखिएगा, डेटा इस डायरेक्ट पूछा जाएगा। मेल इतना परसेंटेज है लिटरेसी, मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। 2011 का सेंसस बताता है, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी ओवरऑल और आज़ादी के बाद 7वीं थी। जनगणना सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में कराया गया था और लॉर्ड मेयो काल एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनका हत्या भारत में हुआ था। 1881 से लेकर नियमित 10 साल के पश्चात जनगणना होता है। जनसंख्या वृद्धि दर हमारा भारत में दशक के 17.8% है, इसको याद रखिएगा। जो एजुकेशन पॉलिसी भारत में लाया गया है, याद रखिएगा 1968 में, 1986 में और नया जो आया है उसको 2020 में लाया गया, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी शॉर्ट में एनईपी बोला जाता है। तो टोटल एजुकेशन पॉलिसी अब तक 3 बार आ चुका है। वुड डिस्पैच अगर देखिएगा 1854 का है, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपसे क्वेश्चन रहेगा। A4 साइज का एक सीट ले लेना है। इतना होने के बावजूद भी ये बहुत इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ 5-6 इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया, तो सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव आपका क्लास हो जाएगा। जीएस 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव जो है से टॉपिक होता है। आप लोग सोचिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लें तो कभी नहीं, किसी का ना हुआ है ना होगा, ये चीज़ गांठ बांध लीजिएगा आप लोग। तो वुड डिस्पैच 1854 का था, बताइएगा किसके काल में लाया गया था। इसको ना मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। ओके, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया में लाया गया था वह लॉर्ड मैकाले द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद कोठारी कमीशन भी बात करता है 1964 का, यह एजुकेशनल बैकग्राउंड को चेक करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था, देख लीजिएगा। कोठारी कमीशन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना सारा एक स्लाइड में इसको डिस्कस कर दिया। ओके, तो सारा देख लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर है, इसको ध्यान रखें। और बाकी 15 तारीख को अभी आएगा जनजातीय गौरव दिवस, तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का करंट अफेयर में भी कुछ 15 नवंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट कंट्री और करेंसी में देखेंगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह क्लास इस तरह से तैयार किया गया है। करंट में जितने भी कंट्री न्यूज में हैं तो उसका कैपिटल जो है आपको मैं दे देता हूँ, वो करेंसी में दे देता हूँ। कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में आ सकता है वही पढ़ा सकता हूँ। और मुझे भी पता नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा, कि आपको भी पता नहीं है। ओके, तो मतलब सब हमको कंप्लीट करके ही चलना पड़ेगा। तंजानिया देख लीजिएगा, केन्या है, जमैका है, गुयाना है, कोलंबिया है, इजिप्ट है, चिली है, चाइल्ड जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका में, और कनाडा देख लीजिएगा किस कंट्री में पड़ता है। तंजानिया का कैपिटल डोडोमा है, यहाँ पे तंजानियन शिलिंग चलता है। इजराइल में भी आपको सॉरी इजराइल का तो सेकल होता है, कंफ्यूजन हो रहा था। इजराइल में सेकल चलता है करेंसी। केन्या का देख लीजिएगा, नैरोबी इसका कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे केनियन शिलिंग चलता है। जमैका पता है, जमैका उसैन बोल्ट थे, पता है ना, 100 मीटर 9.58 सेकेंड में जो ऐसे कर लिए थे, 100 मीटर का दौड़, इतना कम समय में कर लिए थे। तो यही जमैका का पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। किंगस्टन इसका कैपिटल है, करेंसी जमैकन डॉलर चलता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। गुयाना देख लीजिएगा, साउथ अमेरिका में कंट्री है, यह किसका, जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है, गुयानीज डॉलर यहाँ पे चलता है। कोलंबिया देख लीजिएगा,
ओके ना, इसको गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका बोला जाता है, इसको ध्यान रखिए, कोलंबिया को गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका बोला जाता है। बोगोटा इसका कैपिटल है और पेसो जो है यहाँ पे करेंसी चलता है। फिलीपींस का भी पेसो है, याद है ना आपका, आ रहा है ना। चलिए, तो कोलंबिया देख लीजिएगा, कोलंबिया यान भी था जिसमें आपको पता होना चाहिए, जो कल्पना चावला जो मरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उनका डेथ भी हो गया था, तो कोलंबिया यान ही था। इजिप्ट देख लीजिएगा, अभी COP27 यहाँ पे संपन्न हुआ है। अफ्रीका और एशिया में दोनों में कंटिनेंट पड़ता है। कायरो इसका कैपिटल है और इजिप्टियन पाउंड यहाँ पे करेंसी चलता है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, करेंसी डायरेक्ट आपसे पूछ देंगे क्योंकि कंट्री बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। क्लाइमेट का मुद्दा अपने आप एक बर्निंग इशू रहता है, टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन होता है, तो इसके चलते यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, यहाँ पे नाइल रिवर में जिसका लेंथ 6500 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। द लाइफलाइन ऑफ बोला जाता है इसको इजिप्ट ना, मिस्र, जहाँ पे पिरामिड पाया जाता है। चिली है, देख लीजिएगा, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट भी आपको पाया जाएगा चिली में, सब पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। साउथ अमेरिका में ये कंट्री है, सेंटियागो इसका कैपिटल है और चिलियन पेसो यहाँ पे करेंसी यूज किया जाता है। कनाडा है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसको नॉर्थ अमेरिका में यह कंट्री है, टोरंटो इसका कैपिटल और करेंसी यहाँ पे कैनेडियन डॉलर चलता है। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड, वह कनाडा में ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग ऑर्डर वाइज जो 7 आप लोग को देखते हैं, कम से कम 7 कंट्री जो है लिखिए ऑर्डर वाइज, एरिया से। एरिया में सबसे पहले कौन सा है, इसमें भी एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा, तो बताइए कि उसका ऑर्डर लिखिए। भारत 7वां स्थान पे आता है एरिया वाइज, तो 1 से लेकर 7 तक लिख डालिए इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा मेहरबानी कीजिए भाई। बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन देखते हैं। द प्रोमिस है, द नाइट वॉचमैन है, हिल ऑफ अ बुक है, टॉम्ब ऑफ अ सैंड है, ओके, और उसके बाद द $10, थोड़ा मिस्टेक हो गया, $10 ट्रिलियन ड्रीम है। उसके बाद ममता बियॉन्ड 2022 और लिखा हुआ है 80 वा सीदोम ना, यह एक बुक है। यहाँ पे ना गलत हो गया है तभी गलत पढ़ना हो, आदिवासी लिखना था इसको ना, इसको पीडी में सही करना पड़ेगा, आदिवासी डम लिखा हुआ है यह। ओके, तो आइए इसको मैच कीजिए जरा। देखिए, जो प्रोमिस बुक लिखा गया है, यह लिखा गया है डेमन गैलगुड के द्वारा, यह देखिएगा डेमन गैलगुड। ये जो बुक है इसको मैं बताता हूँ, डेमन गैलगुड, ये बुक क्यों न्यूज में था अभी थोड़ा सा माइंड पे नहीं है मेरा, ये कोई अवार्ड जीता है बुक का हाल ही में, माइंड पे नहीं है। द नाइट वॉचमैन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, दूसरा का डी हो जाएगा। जो नाइट वॉचमैन है वह लुइस एड रिच के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हिल ऑफ अ बुक, यह बुक लिखा गया है जोसन मोट के द्वारा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ अ सैंड, इसको देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक बनेगा, यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जीता है, तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना सारा में। टॉम्ब ऑफ अ सैंड देख लीजिएगा, ये जो लिखा गया है यह गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है ना, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, यह बुक लिखा गया है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। ओके, यह तो यहाँ से चला जाएगा इसमें। उसके बाद देख लीजिएगा ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक लिखा गया है जयंत घोषाल के द्वारा ना, तो ममता घोषाल नाम लग रहा है बंगाल से, तो उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। आदिवासी डम जो है ना, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा संकलित किया गया एक बुक है ना, आदिवासी डम, थोड़ा सा मिस्टेक कर दे यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, इसको याद रख सकते हैं। प्रोमिस में भूल चुका, सॉरी फॉर दैट, की बुक जो है माइंड पे नहीं आ रहा है को, एक अवार्ड जीता है यह बुक अभी हाल ही में। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अब आज चलते हैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया इज डन अंडर आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है जो कि न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, यह है आर्टिकल नंबर 3, इसको ध्यान रखिएगा। 1 to 4 आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 1 जो है इसमें नेम और टेरिटरी के बारे में लिखा गया है, जो यहाँ पे आपका जो संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें आपको ना यूनियन और टेरिटरी के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि न्यू स्टेट के एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया, यानी एरिया के जो बदलाव है उसका जो है आर्टिकल 3 या स्टेट का जो नया फॉर्मेशन है उसके बारे में यह बात करता है, तो यही आर्टिकल 3 आपका आंसर था। आर्टिकल 4 देख लीजिएगा, लॉ मेक अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। ओके, इसको देख लीजिए, कॉन्सिक्वेंशियल मैटर लिखा हुआ है। जो लॉ बनाते हैं आप लोग आर्टिकल 2 और 3 के तहत, उसको में अमेंडमेंट अगर करने की जरूरत है तो उसको मतलब आप कर सकते हैं, इसको डिटेल में देख लीजिएगा। आंसर इसका 3 हो गया। ओके ना, तो संविधान के बारे में था, तो आपको पता होना चाहिए संविधान में कितने कितने क्या क्या प्रोविजन है, और आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके ना, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट टू आपको जो ऐसे
फर्स्ट से 4 आर्टिकल तो आप लोग देख लीजिए, यूनियन और टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया हुआ है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें सिटीजनशिप के बारे में है। उसके बाद 12 से 35 तो बताने का है नहीं पार्ट 3 में, इसमें आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा जो कि अब यूएसए के संविधान से लिए हैं। उसके बाद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उसमें आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी है, याद आ रहा है ना, जो कि आप लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं डीपीएसपी। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक हो गया। 51 में आप लोग मौलिक कर्तव्य रख दिए हैं जो कि आप लोग यूएसएसआर यानी कि रशिया के संविधान से लिए हैं। उसके बाद 52 से लेकर आकर देखिएगा 62 तक जो है से आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके, पार्ट में भी पता होना चाहिए। चलिए, तो ये फंडामेंटल राइट काफ़ी इंपोर्टेंट होता है 12 से लेकर 35 तक। इसमें सिटीजनशिप के बारे में है। एक क्वेश्चन है कि भारत में सिटीजनशिप कितने तरह से एक्वायर किया जा सकता है और कितने तरह से इसको डू अवे विथ यानी कि समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर बताइए। सारा चीज डिस्कस कर दिया, देख लीजिएगा। इन मार्च 1930 टू विच वायसराय डिड महात्मा गांधी की प्राइवेट नोटिस फॉर साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह मार्च 1930 में शुरू किया गया था, आपको आइडिया होना चाहिए। तो महात्मा गांधी किसको नोटिस दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो है जिस समय मतलब जो वायसराय होंगे उन्हीं को नोटिस दिया गया होगा। तो उस समय वायसराय थे, यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन ही गलत हो गया आज, लॉर्ड इरविन होना चाहिए एक ऑप्शन, क्वेश्चन में सही कर दूंगा, एक इरविन होना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया, ओके ना। तो समझ लीजिएगा लॉर्ड इरविन थे, तो उन्हीं को जैसे प्रायर नोटिस दिया गया था। बाकी मैं चर्चा करता हूँ, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक टोटल कितना हो गया, 12 से अगर यहाँ से जाइएगा तो टोटल आपको 1824 दिन, तो 24 दिन तक चला था यात्रा। 385 जो है किलोमीटर लोग चले थे, ओके ना। आपको डिस्कस भी किया था कि इसमें नमक कानून तोड़ा गया था, तो किस कंपाउंड से था, सोडियम क्लोराइड, यह एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन को ही महात्मा गांधी प्रायर नोटिस दिए थे। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे और पहला जो सफल सत्याग्रह था 1917 में चंपारण में था। 1920 में इनका आपका चला था असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरा चौरी कांड 22 में हुआ था। 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सब इनके लाइफ के बारे में कोई चीज़ याद रख सकते हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया इज करेंटली द चीफ ऑफ, या किसके चीफ है, इंडियन आर्मी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, इंडियन नेवी का, या फिर इंडियन एयरफोर्स। आंसर इसका हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉर्म किया गया था 1 फरवरी 1977 को, ओके। इसीलिए 1 फरवरी को जो है कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। टोटल इंडिया भारत में 9 कोस्टल स्टेट्स है, याद रखिएगा, जिसमें गुजरात का सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। सबसे कम है गोवा का ना, याद रखिएगा, गोवा का जो कोस्ट लाइन है वह सबसे कम है। अच्छा, गोवा का कोस्ट लाइन सबसे कम है तो कितना लेंथ है इसको बताइएगा, और गुजरात का कितना लेंथ है, सबसे कितना है, 7500 किलोमीटर लगभग जो है लेंथ देखने को मिलेगा। टोटल जो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, ओके, 9 कोस्टल स्टेट में टोटल हमारा 12 बंदरगाह पड़ जाता है, इसको याद रखिएगा। जिसमें सबसे बड़ा देखने को मिलेगा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि मुंबई में है, और सबसे गहरा देखने को मिलता है यानी कि डीपेस्ट देखने को मिलता है विशाखापट्टनम, उसको याद रखिएगा, वाइजैक। आंसर इसका हो गया बी। बाकी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। देश नायक इनको कौन बोले थे, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, यही जो है देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को बोले थे, ओके। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे, ये बताइए जरा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन कहे थे और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कौन कहे थे, ये बताइए, ओके। यहाँ तो देश नायक बोला गया था ना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ओके। तो इनको नेताजी किसके द्वारा बोला गया था। आंसर देख लीजिएगा यहाँ पे, आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1913 में इनको जो बुक था गीतांजलि, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ था, तो इसको नोबेल प्राइज मिला था। पूरे एशिया में यह पहली बार यह नोबेल प्राइज जीते थे, इनको याद रखिएगा। और प्रथम भारतीय भी बन गए होंगे, आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो है 1917 में शांति निकेतन की स्थापना भी किए थे ना, विश्व भारती की स्थापना किए थे, शांति निकेतन, इसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक आपको पता होगा, लाल बाल पाल, उसमें भी एक ट्रियो जो आता है उसमें बाल गंगाधर तिलक भी आते हैं। इनके द्वारा 2 समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था, मराठा और एक किया गया था केसरी। मराठा लग रहा हो कि मराठा नाम है तो मराठी में होगा, बिल्कुल गलत बात है, या इंग्लिश में था। केसरी जो है मराठी में था, दोनों पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। लाला लाजपत राय आपको पता होना चाहिए, एक फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया। इनके द्वारा नवजीवन और हरिजन 2 पत्रिका शुरू किया गया था, आपको आइडिया होना चाहिए, नवजीवन और हरिजन। और इनका ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी का। मैच की जरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सेशन है उसको प्रिसाइड कौन किए थे। फर्स्ट 5 जो है सेशन मैं लिख दिया हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
1885 में मुंबई में हुआ था, उसके बाद 1886 में कलकत्ता में है, 87 में मद्रास का है, 88 में इलाहाबाद का है और 89 में मुंबई का है। तो फर्स्ट तो आपको पता होगा और फोर्थ भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए। तो दो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसको अगर गलती कीजिएगा तो फिर मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ। 1885 जो मुंबई में हुआ था उसको व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। और 1888 का मैं बताया था कि इलाहाबाद में हुआ था और इसको पहले अंग्रेज किए थे तो जॉर्ज यूले थे, याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश से। तो दो सेशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड हुआ था कलकत्ता में उसको दादा भाई नौरोजी किए थे, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इनको दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। जो तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में, उसको बदरुद्दीन तैयब जी किए थे और यह फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद चौथा तो हो गया है। पांचवा 1879 में मुंबई में हुआ था और इसको विलियम वेडेनबर्ग जो है इसको किए थे प्रेसाइड, इसको ध्यान रखिएगा। तो पांचों मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद 1917 का जो सेशन हुआ था, याद रखिएगा, पहली महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, तो ये था कलकत्ता में। उसके बाद 1925 में आपको देखिएगा सरोजिनी नायडू थी, कानपुर का सेशन को हेड किए थे, याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी कब किए थे ये बताइए। और 1938 में आपको पता होना चाहिए, ये जो त्रिपुरी था सेशन उसको जो है हेड किए थे, आपको सॉरी प्रेसाइड किए थे सुभाष चंद्र बोस, ये सब याद रखिएगा। और 1940 में अभी रामगढ़ अधिवेशन बता दिया, तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं। पहली महिला एनी बेसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1917, यह कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा, जिसका का भी नाम कोलकाता है। तो इसको मैच कर लीजिएगा। कहाँ चला गया, वन का ई दो जगह डाल के रखा हूँ, बहुत लोग बहस में चलाक रहते हैं ना। वन का ई, टू का कलकत्ता, सेकेंड चला गया दादा भाई नौरोजी, टू का सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो फर्स्ट सेशन था ना कांग्रेस के बारे में कुछ मैं इंटरेस्टिंग अगर चीज़ बताऊं, तो जो फर्स्ट 1885 में जो सेशन हुआ था मुंबई में, ये एक्चुअली में प्रस्तावित हुआ था पुणे में, बट पुणे में एक्चुअली में अकाल पड़ गया था जिसके चलते वहाँ पे नहीं हो पाया था। टोटल 72 प्रतिनिधि उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और जो पांचवा सेशन हुआ था 1889 में पुनः मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ना वोटिंग एज 21 साल किया गया था। ओके, वोटिंग एज 21 साल किया गया था और बाद में 18 साल कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन था ये बताइए, ठीक है। चलिए बताता हूँ, 61वां संविधान संशोधन था, किस ईयर में किया गया था ये बताइए। क्वेश्चन 6 है, अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर है, कहाँ पे है, हिमाचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। आंसर इसका डी हो जाएगा, कर्नाटक। तो कर्नाटक में देख लीजिए, यहाँ पे अलमाटी डैम लिखा हुआ है। बाकी जितने भी मेजर डैम हैं उसको मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ झारखंड का भी 3 डैम मेंशन किया हुआ है, चांडिल डैम और एक पालना डैम है, झारखंड में है। अब ये सोनरेखा रिवर पे है, दोनों। तिलैया डैम झारखंड में है, बराकर रिवर पे है, बराकर और कोनार दोनों जो है दामोदर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी। सबको पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क देखिएगा, बांदीपुरा है, बनरघट्टा है, नागरहोले है, कुद्रेमुखा है, ये सब याद रख सकते हैं। कर्नाटका कैपिटल इसका बेंगलोर होगा, जहाँ पे इसरो का हेड क्वार्टर भी है। इसरो को फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 को, याद रखते हैं। अभी ए सोमनाथ इसके चेयरमैन है इसरो के। गगनयान 2024 में इसको लॉन्च करेगा, फर्स्ट मैन मिशन ऑफ इसरो। ओके, याद रखिएगा। इसका हैवीएस्ट रॉकेट है GSLV, इसरो का मार्क 3 ना, जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है ना, हैवीएस्ट रॉकेट है। और अभी पूरा वर्ल्ड का हैवीएस्ट रॉकेट अभी आज पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए। वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन विच डे, डी है यहाँ पे। वसंत विषुव किस दिन होता है, 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर है या फिर 22 दिसंबर को है। आंसर इसका 21 मार्च हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स वसंत विषुव होता है। देखिएगा, वसंत विषुव मार्च जो होता है 20 21 और सितंबर में, यहाँ पे ना देख लीजिएगा, दिन रात जो है ना 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिएगा तो 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, रात सबसे छोटा होता है। वही कहानी इसका उल्टा है, दिसंबर 21-22 में साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है 21 से 22 दिसंबर, यानी कि आंसर रहेगा 21-22 ही ज़्यादा चांस रहेगा 21 से 22 से बीच दे देते हैं। ओके ना, और छोटा सबसे दिन होगा यहाँ पे, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो सब कुछ कहानी होता है। 21 जून को आप लोगों को तो पता होगा कि जो है हम लोग योगा डे मना रहे हैं, कब से, 2014 से इसको डिक्लेयर किया गया था, जब मोदी जी आए थे तब। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका हो गया 21 मार्च। 22 मार्च को आप लोग जल दिवस भी मनाते हैं। ओके, Which of the following services does not come under टर्सरी सेक्टर, इनमें से कौन सा एक सर्विस है, सेवा है जो कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पोस्टल सर्विस या फिर एग्रीकल्चर। आंसर इसका हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है या प्राइमरी सेक्टर में आता है। ओके ना, देख लीजिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर लिखा हुआ है।
एलाइड एक सर्विस होता है, सेक्टर होता है, रॉ मटेरियल यहाँ पे होता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर है और एग्रीकल्चर है। तो सारा जो है प्राइमरी सेक्टर का अंतर्गत आता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, जितना भी विनिर्माण का काम होता है वो सारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्सरी सेक्टर कभी जो है फर्स्ट और सेकंड सेक्टर को हेल्प प्रोवाइड करता है। सर्विस सेक्टर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने काम होता है, ऑर्गेनाइज करता है। और फिर बैंकिंग या इंश्योरेंस जितने भी प्रोग्राम हैं वे सारे जो है एजुकेशन भी आ जाता है। टीचिंग, डॉक्टरिंग, जितना डॉक्टर है वो सारा जो मतलब बोल सकते हैं प्रोफेशन है वह सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर है क्या। देखिए प्राइमरी सेक्टर में होता क्या है कि हम लोग जो काम करते हैं, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लिया, जैसे मैं गेहूँ ले लिया, ओके, इसको तो हाँ, या गेहूँ ले लिया। तो यहाँ से जब गेहूँ ले लिया उसके बाद क्या किया, इसको ऐसे प्रोडक्शन किया, हमको चाहिए यहाँ पे ऑयल चाहिए, शुगर चाहिए, ओके। उसके बाद जो है इसको मैं बिस्किट बना दिया, तो बिस्किट बनेगा, वो बनेगा सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब बिस्किट बन जाएगा तो मुझे आपको सेंड करना होगा, तो यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, तो जो हमको हेल्प करेगा वह आ जाएगा टर्सरी सेक्टर। तो इस तरह से कुछ कहानी होता है, तो यही काम होता है। अब देखिए यहाँ पे 12 का फिगर क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब भारत में मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 25 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2015 को, तो सॉरी 2014 को। तो 25 सितंबर 2014 को जब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया, तो इसका मेन पर्पस है ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। क्योंकि हम लोग किए क्या था कि प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर पर जंप कर गए थे, तो जितना भी जॉब था ना वह ऐसे चला गया था, क्योंकि जब काम कहीं होगा नहीं तब तक जॉब क्रिएट कैसे होगा। तो इसके चलते जो है मोदी जी जब आए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी जो है यह जोर दिए थे। 25 सितंबर को इसीलिए इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय का जी का बर्थडे है, याद रखिएगा। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। आंसर हो गया इसका डी, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और भारत में सबसे ज़्यादा डाक है ना, पोस्ट ऑफिसेस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कीजिए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फर्स्ट लॉन्च, पहली बार कहाँ हुआ था? और क्वेश्चन रहता ना कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन, समझ गए? तो दोनों में अंतर हो जाता। चाइना, यूएसए, इंडिया और भूटान। आंसर इसका यूएसएसआर होगा। यूएसएसआर में पहली बार 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है जो जोसेफ स्टालिन थे वही इंप्लीमेंट किए थे 5 ईयर प्लान को यूएसएसआर में, यानी कि रसिया में बोल सकते हैं, और जो लेट 1920 में, यानी कि 1920 के दशक में। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग भी इंडिया में 1951 से 5 ईयर प्लान को जो है लेके आ रहे थे, और ये हम जो मॉडल लिए थे वो यूएसएसआर से लिए थे। ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन को, ओके। बाकी अभी जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 17 तक, यह रटना नहीं है, 12वां 5 ईयर प्लान था। और कभी कभी आपको 11वां 5 ईयर प्लान का भी बारे में पूछ देते हैं, तो इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल होता है, तो 12 है तो इसमें 5 घटा लीजिएगा, तो 2007 से लेकर 12 तक इसका टाइम पीरियड होगा। तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में हम लोग दिए थे एग्रीकल्चर को, ओराल डोमर मॉडल पे बेस था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोग दिए थे इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दिए थे ना, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। जो कि महालबोनिस प्लान पर था। महालबोनिस एक पीसी जो महालबोनिस है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भारत में। अभी डिस्कस कर दूंगा, अभी आएगा कोई चीज़ तो ना, चल कर देता हूँ। 29 जून को हम लोग नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं, याद रखिएगा। यही पीसी महालबोनिस है, भारत के बहुत ही महान बोल सकते हैं कि एक तरह का स्टेटिस्टिक्स थे, ओके ना। आंसर इसका हो जाएगा यूएसएसआर। 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के बारे में तो सुने होंगे, तो इसका मीटिंग कौन बुला सकता है? तो देखिए आंसर होता है सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होता है, ओके ना, तो वही जो होता है से बुला सकता है, तो ओके ना। और जो ग्राम सभा का मीटिंग है उसको, और या फिर ग्राम पंचायत का मीटिंग बोलेगा ना, तो आंसर सेक्रेटरी ही लगा लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन बाकायदा किया गया था, आपको याद होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, जिसके तहत आपको पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। टोटल 29 सब्जेक्ट है ना, 29 सब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, इसमें शेड्यूल मतलब 9वां शेड्यूल में इसको रखा गया है। और उसके बाद जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए आया था वो आया था 9A। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला स्टेट तो पता होगा कौन था? राजस्थान ना, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। नागौर में ये लगा था 1959 में। ये सब कुछ याद सकते हैं, वन लाइन टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड आपको एक दो डाटा ये सब देते जाते हैं। जेपीएस जैसे एग्जाम दीजिएगा तो 4-5 स्टेटमेंट रहेगा, तो सारा टफ नहीं रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ईजी भी रहेगा, तो ये सभी कुछ डेटा डाले जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। यही सेक्रेटरी होता है। बाकी अगर देखें पंचायत के बारे में आप लोग देखिएगा इधर, तो 3 मतलब यहाँ पे होता है, ग्राम सभा होता है, पंचायत समिति होता है, और होता है आपका जिला परिषद। तो जिला परिषद जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होता है, वो हाईएस्ट निकाय होता है, इसको याद रखिएगा। और ग्राम सभा सबसे लोवेस्ट होता है, ये सब याद रख सकते हैं।
और बाकी चलिए कुछ बताता हूँ, रुकिए। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ये सब ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें ना आपको इसका मेंशन आर्टिकल 243A में देखने को मिलेगा। ओके, बाकी आर्टिकल 243C में आपको बताया था तो 33%, 33% जो रिजर्व सीट होता है वुमेन के लिए वो है। सी बताया था कि सी जैसे 3 नंबर पे आता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 243 जो क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि एसईसी के बारे में बात करता है। झारखंड के प्रेजेंट अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है डीके तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी। विच ऑफ द फ्लोइंग IITs हैज डेवलप अ रोबोट होमोसेफ, बोला था ना इसका नाम है होमोसेफ। तो वो जो है से किस IIT के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करेगा यानी कि समाप्त कर देगा, डू अवे विथ कर देगा। आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास कहाँ पे है, मद्रास पहले इसका, अब पहले चेन्नई इसको बोला जाता है ना, तो ये अब चेन्नई समझिएगा, नाम वही है IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के जैसे स्टूडेंट जो है इसको डेवलप किए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखिएगा कि जो पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग होता था, अगर मैं इस टर्म को क्लियर करूं तो बोल सकते हैं कि जो नली गटर साफ करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि आदमी पूरा उनको अंदर तक जाना पड़ता है। तो पता होगा कि अगर इतना गंदी रहता है, मीथेन जैसे गैस भी होता है उसके अंदर होता है, जो कि पता नहीं चाहिए कि CO2 से यह 80 गुना खतरनाक है। तो समझ सकते हैं कि इतना जो है हेल्थ जो है हजार्डस ये मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह का एक था। तो इस सबको अगर ऐसा मशीन बन गया तो अगर साफ किया जाएगा इस सबसे, तो अच्छा बात है, लोगों का हेल्थ जो है से बचा रहेगा। तो हेल्थ पर हम लोग को ज़्यादा फिर फोकस करना तो पड़ेगा ही, बट ज़्यादा पैसा है इसमें, इस चीज़ में जहाँ पे इतना खर्चा होता था अब नहीं होगा। ओके ना, तो IIT मद्रास याद रखिएगा। ओके, आंसर इसका हो गया होमोसेफ, इस रोबोट का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which city became the first city in India to get a processed steel slag rod? अब स्टील स्लैग रोड क्या होता है, मैं इस टर्म को पहले क्लियर करूँ तो जैसे कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा गंदा निकलता है स्टील से रिलेटेड, तो उसका जो है से यूज करके यानी कि एज ए रॉ मटेरियल का यूज करके रोड बना दिया गया, ये होता है। तो पहला रोड है सूरत, इसको देख लीजिएगा, गुजरात में है, इसको डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके ना, हो गया। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, आपको पता होगा इंदौर। उसका चंडीगढ़ है, आपको याद रखिएगा, या जो है से हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब का भी ना, और मुंबई तो आपको पता ही होगा। तो यही है स्टील का, यहाँ पे है स्टील स्लैग रोड है। यहाँ पे एल्यूमिनियम के बारे में बात किया जा रहा है, एल्यूमिनियम से बना होता है स्टील, नहीं एल्यूमिनियम से नहीं, स्टील से रहने दीजिए या छोड़ देते हैं। तो आंसर हो गया इसका डी, सूरत। ओके, बाकी पंजाब बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम जुलाई 22। एक करंट अफेयर का न्यूज है कि पंजाब जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है जुलाई 2022 में। बाकी 15 अगस्त से इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था, तो घोषणा हुआ था जुलाई में और बाद में इसको बंद किया गया था अगस्त में। ओके, ध्यान रख सकते हैं। Which song has won the Song of the Year award at the annual Grammy Award 2022? तो एनुअल जो ग्रैमी अवार्ड होता है उसमें कौन से जो सॉन्ग है वह ग्रैमी अवार्ड जीता है, 64वां संस्करण था। आंसर इसका हो जाएगा लीव द डोर ओपन ना, तो लीव द डोर ओपन। और इसके लिए एक ब्रूनो मार्स है ना, ब्रूनो मार्स तो याद तो रहेगा ना, बी से ब्रूनो हो गया और एम से मार्स, मार्स अगर याद रखिएगा। तो यही पर्सनालिटी है जिनको मिला है, उन्हीं का यह है लीव द डोर ओपन। तो यह इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड शुरू हुआ था 1957। बाकी ऑस्कर कब शुरू किया गया था, क्वेश्चन ये बताइए। Which of the following is not an ore of aluminium? एल्यूमिनियम का कौन सा और नहीं, देखिए यही एल्यूमिनियम ना मुझे यहाँ वहाँ पे याद आ रहा था, इसीलिए कुछ आगे पीछे होने लगता है। तो कौन जैसे एल्यूमिनियम का और नहीं है, बॉक्साइट, और उसके बाद लिखा हुआ है कोरंडम, क्रायोलाइट या फिर मेलाचाइट। आंसर इसका डी होगा मेलाचाइट, जैसे एल्यूमिनियम का और नहीं है, यह जैसे कॉपर का और है। अगर बात कीजिएगा इसमें लिखा हुआ है Cu2 CO3 OH का हॉल 2 लिखा हुआ है, तो इसको देख पता चल रहा है कि किसका और है, लग रहा हो कार्बन, कार्बन का और नहीं होता है। और अगर का डेफिनेशन पढ़िएगा तो और ऐसा मिनरल होता है जिससे आप लोग मेटल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मेटल को इजीली और प्रॉफिटेबली निकालते हैं, उसको बोला जाता है और। तो कार्बन एक इम्प्योरिटी के जैसा यह कार्य करता है। जैसे आप अलग अलग टाइप का आप लोग आयरन पढ़े होंगे, रफ आयरन पढ़े होंगे, पिग आयरन पढ़े होंगे, कास्ट आयरन पढ़े होंगे, ओके ना। तो ये सब जो आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज यानी कि इम्प्योरिटी पाया जाता है, उसके आधार पर मतलब उसको बोल सकते हैं कि एक तरह से घोषित किया जाता है, घोषित वर्ड सही नहीं होगा, मतलब एक तरह का मतलब कहा जाता है कि कितना जो है वह प्योर है, समझ गया ना। तो यह कॉपर का जो है एक और है, इसको ध्यान रखिए। जितना भी और होता है सारा आपको पता होना चाहिए। मेलाचाइट, सिनाबार किसका है बताइए जरा, सिनाबार मरकरी का है ना, मरकरी क्या और Hg से लिखते हैं। चलिए आंसर देख लीजिएगा, इसका डी है, सिनाबार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और कुछ था क्या, देख लीजिएगा, चाइना एंड इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। कभी कभी ना छोड़ के चला जाता हूँ, एक बार मुझे याद है एक बार करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ के चला गया था। इस तरह से होता है कि देखिए चाइना नंबर 1 पे है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में और इंडिया नंबर 2 पे है, याद रख सकते हैं।
ओके। बाकी अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? ऐसे तो आप लोगों को पता होगा। मेटल बताइए कि अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? मेटल पूछाऊँ। When we divide NNP net national product by total population of a nation, we get fiscal deficit, gross national product, रिसोर्स ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम। तो ये आपको ना पर कैपिटा इनकम देगा। पर टोटल अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट है या फिर टोटल इनकम बोलेगा, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो वो पर कैपिटा इनकम आता है। इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। बाकी मैं दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। एक BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, फुल फॉर्म में याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स। वह जो है कैसे निकाला जाता है? तो वेट आपको केजी में लेना है, पहला पॉइंट। क्या में लेना है? केजी में, ग्राम में नहीं। और हाइट है मीटर स्क्वायर में लेना है। उसके बाद आएगा वह BMI का। और उसके बाद इंटेलिजेंस कोसेंट यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। जो मेंटल एज है प्लस में फिजिकल एज, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह इंटेलिजेंस कोसेंट निकल के आता है। आइंस्टीन साइंटिस्ट, उनका नाम 162 था IQ, समझ सकते हैं। तो इसी फार्मूला पे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, जो टेट का एग्जाम देते होंगे, अलग टेट का, उन लोग को ये सब काफ़ी पढ़ना होता है। तो आप लोग भी जानिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। रोस आइलैंड हैज बीन नेम्ड आफ्टर। रोस आइलैंड का नाम किनके नाम पर किया गया है? अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरोजिनी नायडू। आंसर इसका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रोस आइलैंड का नाम रखा गया है। अब्दुल कलाम जी के नाम पर आपको पता होगा उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड था, बाद में जो है इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया। व्हीलर एक अंग्रेज है ना, तो अंग्रेज से क्या मतलब है होना, यहाँ तो खुद से रायता फैला के गए थे यहाँ से, तो उनका फिर नाम पर क्यों रखा जाए? रोस आइलैंड देख लीजिएगा इसको ना, रोस आइलैंड हो या फिर स्वराज आइलैंड हो या फिर शहीद आइलैंड, तीनों साउथ अंडमान में देखने को मिलेगा। व्हीलर आइलैंड का नाम जो है अब्दुल कलाम आइलैंड किया गया था, 2015 में किया गया था। ओके, एक पॉइंट याद रखिएगा 2015 में। अब तक मैं आपको यही बताता था कि अब्दुल कलाम द्वीप का नाम व्हीलर आइलैंड है, उड़ीसा में है, ये को ईस्ट कोस्ट में पड़ेगा आपको, और ये 2015 में इसका नाम किया गया था। ओके, बालासोर टेस्ट रेंज भी उड़ीसा में देखने को मिलेगा ना, बालासोर। शिशुपाल हु वाज किल्ड बाय द लॉर्ड कृष्णा बिलोंग टू व्हिच महाजनपद? बोला जा रहा है शिशुपाल का नाम सुने होंगे, जो श्री कृष्ण थे, शिशुपाल का 99 गलती को माफ किए थे कि उनकी माता के जो थे शिशुपाल का, उनको वचन दिए थे कि मैं उसका 100 गलती को माफ करूंगा। जैसे ही 100 गलती कर दिया था, उसके बाद सुदर्शन चक्र निकालकर उसको काट दिए थे, याद होगा। तो महाभारत और रामायण कम से कम देखा कीजिए, एक दो बार करके भी आपका लेक्चर मिस होता है तो समझ जाइए कि रामायण महाभारत में व्यस्त है, जिसके चलते लेक्चर मिस हो जाता है। असली ज्ञान तो वही है, ठीक है, असली ज्ञान आपको रामायण महाभारत में मिलेगा। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, सब तो बेसिक मतलब जो है किताब नॉलेज आपको बस जॉब दिलाएगा, इंसान बनाएगा रामायण महाभारत जो भी शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं उससे। ओके, आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चेदी जनपद के शिशुपाल थे, याद रखिएगा। क्या करके रखा हूँ, उल्टा पुल्टा हो गया। देख लीजिएगा 16 महाजनपद है सारा। ओके, तो ओसी का चेदी है, तो यहाँ पे सुक्तिमती इसका कैपिटल था। अब बाकी सारा बाकी वर्तमान में अभी है यहाँ पे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये सारा 16 का 16 जनपद आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपसे कैपिटल पूछ देते हैं ना। टोटल 16 था, अब बाकी माहिष्मती वगैरह था। और पिछला स्लाइड था ना अंडमान निकोबार, उसका था। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड है, जो कि पिछला स्लाइड में डालना था बट मिस्टेक से यहाँ पे हो गया है। तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो अलग अलग आइलैंड देखने को मिलेगा। ये है आपका इंडियन ओशियन में, इधर इंडियन ओशन है ना, इधर आपको अंडमान से देखने को मिलेगा। यह जो अंडमान है वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, इधर इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार। और जो आता है आपका लक्षद्वीप, वो लेफ्ट साइड में है। मैं तो इसी याद था कि लक्षद्वीप है तो लेफ्ट साइड में है, और अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। ओके, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप जो है ना, इसका अपना हाईकोर्ट नहीं है, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है। और अंडमान और निकोबार जो है आइलैंड है या कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अपना हाईकोर्ट इसका नहीं है। झारखंड का हाईकोर्ट भारत का 21वां हाईकोर्ट है, इसको ध्यान रख सकते हैं। Which of the following is not an indicator of measuring HDI? HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसको मेजर करने का कौन एक क्राइटेरिया नहीं है? पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन या फिर हेल्थ। हेल्थ जो है एक ये इसका क्राइटेरिया नहीं है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में आता है। अब देखिए हेल्थ है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, ये सब है, वो आता है आपका स्टेट लिस्ट में। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि आपका माइंड में छप जाए, रट जाए, इसीलिए कहीं भी कुछ भी बता देता हूँ। तो ध्यान सुना कीजिए, लेक्चर को मैं 360 डिग्री ओरिएंटेड बनाया हूँ ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आंसर इसका पुलिस हो गया। अब एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे गाली गलौज मत दीजिएगा, पुलिस में बोल दिया। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। तो करेक्ट करके याद रखिए कीजिए, ये भी स्टेट का ही सब्जेक्ट है, कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होता है। ओके ना। तो HDI जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे,
मोहम्मद उल हक ना 1990 में इनके द्वारा तैयार किया गया था। बाकी भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, उनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज मिला था 1998 में, याद रखिएगा। टोटल देख लीजिएगा एचडीआई जो रैंक है लेटेस्ट 2022 के बारे में बात करें तो भारत का रैंक जैसे 131 है ना 188 कंट्री में। बाकी इंडिया का जो है 123वां रैंक है पर कैपिटा का जो है यहाँ से कार्बन इमिशन में भी। बाकी 2017 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसको देख लीजिएगा। टॉप कौन किया था एचडीआई इंडेक्स को? फेल्सफर मिनरल इज फाउंड इन, फेल्सफर जो खनिज होता है किसमें पाया जाता है? नीस में, जी साइलेंट होता है, फॉस्फेट, ग्रेनाइट या फिर मार्बल। आंसर इसका सी हो जाएगा ग्रेनाइट, इसको याद रखिएगा। ग्रेनाइट एक तरह का इग्नियस रॉक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मार्बल यहाँ पे और जिनेसिस दोनों जो है से मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी कि एम लिख लीजिए। और फॉस्फेट जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है। तो 3 तरह का रॉक होता है, याद रख लीजिएगा। मार्बल का फार्मूला काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यही चौक का भी है, खड़िया का भी फार्मूला यही होता है। ओके, जिसको लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आंसर याद रखिएगा, सी हो गया ग्रेनाइट, यही फेल्सफर है। नीस इसको बोला जाता है, जी साइलेंट होता है। आफ्टर विच इंसिडेंट डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड अवार्डेड बाय जॉर्ज पंचम? जॉर्ज पंचम के नाम तो आप लोग पढ़े होंगे कमलेश्वर के द्वारा, क्लास 10 में एक चैप्टर है कृतिका में। तो किस घटना के तहत जो है नाइटहुड को उपाधि जो है लौटा दिए थे? यहाँ पे गलत हो गया है। तो यह था आपका जलियांवाला बाग मसाकर ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में, उसके बाद जो है से यह अपना नाइटहुड को उपाधि जो है से दे वापस कर दिए थे। ओके ना, याद रखिएगा। उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ना वायसराय, याद रखिएगा। अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था 1908 का, अलीपुर बॉम्ब केस, कौन इसमें आरोपी थे बता सकते हैं आंसर? आंसर इसका हो गया जलियांवाला बाग मैसाकर। बंगाल स्प्लिट 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। सिपाही मुठभेड़ हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय। जलियांवाला बाग तो बता दिया। अलीपुर बॉम्ब केस 1908 का है। सेक्शन 3 और झारखंड जी के देखने वाले हैं। वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड इन झारखंड? झारखंड में पालकोट सेंचुरी कहाँ है? गुमला में, गिरिडीह में, गोड्डा में या फिर गढ़वा में? आंसर इसका हो जाएगा गुमला। तो गुमला में पालकोट सेंचुरी देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, झारखंड में तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे कि उधवा बर्ड सेंचुरी है, बताया था पहले भी, साहिबगंज में पड़ता है, ये झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद पलामू में जो है बेतला टाइगर रिजर्व है पलामू में, वह पूरे झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, लातेहार में आपको देखने को मिलेगा महुआ डार अभयारण्य, ठीक है, महुआ डार सेंचुरी बोल सकते हैं अभयारण्य। तो वह पूरा झारखंड में, पूरा इंडिया में भेड़िया के लिए जो है से संरक्षित है ना। तो भेड़िया जो है से वहाँ पे रहता है उसमें, तो याद रखिएगा उसके लिए वह संरक्षित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आंसर इसका गुमला हो गया। गुमला में टांगीनाथ धाम भी है, याद है ना, परशुराम का जो फरसा था टांगीनाथ वही है। गिरिडीह में आपको पारसनाथ देखने को मिलेगा, जैन धर्म से रिलेटेड है। गोड्डा में योगिनी शक्तिपीठ है। और गढ़वा से एक न्यूज आने वाला है आज। बाकी यहाँ पे रक्सला डायनेस्टी पाया जाता है गढ़वा में ना। और एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा को टच करता है। हु लेड द तमाड़ रिवोल्ट इन 1782? 1782 में तमाड़ रिवोल्ट को किसने जो है हेड किया था, बोल सकते हैं कि लीड किया था? ठाकुर एनी शाह, अर्जुन सिंह, मेदिनी रॉय या फिर ठाकुर भोलानाथ सिंह? आंसर इसका डी हो जाएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह। वही 1782 में तमाड़ रिवोल्ट को हेड किए थे, लीड किए थे। 1784 में उसके बाद आपको पता होगा तिलका मांझी विद्रोह आया था, जो कि झारखंड के पहले शहीद और क्रांतिकारी हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार में का जो है से इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तिलका मांझी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, 1784 में विद्रोह हुआ था। कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ। दर्पनाथ शाह जो पर्सन थे वो थे वाज द नागवंशी किंग ड्यूरिंग द तमाड़ रिवोल्ट। तो तमाड़ रिवोल्ट जो 1782 में हुआ था, उस समय जो नागवंशी किंग थे वह दर्पनाथ शाह थे। एक ठाकुर एनी शाह के बारे में याद रखिएगा, यह जगन्नाथ टेम्पल बनवाए थे 1691 में। जगन्नाथ टेम्पल ना पलामू का है ना, कहीं और का मत सोच लीजिएगा पूरी का। वो कौन बनवाए थे बताइए जरा। व्हेन वाज बिरसा मुंडा फर्स्ट अरेस्टेड? पहली बार बिरसा मुंडा को कब जैसे अरेस्ट किया गया था? 22 मार्च। डेट देख ली इसको, 29 जून 1895, 24 अगस्त 1895 या फिर 19 जनवरी 1895? आंसर इसका हो जाएगा सी, 24 अगस्त 1895। ओके ना, पहली बार उनको गिरफ्तार किया गया था। इनका जो सेनापति थे उनका नाम था गया मुंडा, और बिरसा मुंडा जी के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ये सब याद रख सकते हैं। उलियातू गाँव में हुआ था, जो कभी खुट्टी में पड़ेगा ना, देख लीजिएगा, जो कि ला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। 19 जनवरी को झारखंड में पहली बार लगा था। डेट खाली बोल रहा हूँ, मतलब डेट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ईयर नहीं।
2009 में पहली बार लगा था 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन झारखंड में। आर्टिकल 356। कोनार कुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो कोनार कुंड प्रोजेक्ट है वह किस डिस्ट्रिक्ट में है? गिरिडीह, गुमला, गढ़वा या फिर पलामू। आंसर इसका हो जाएगा गुमला में, है ना, इसको देख लीजिएगा, गुमला में पड़ेगा। चलिए बाकी देख लीजिएगा, जो कोनार डैम है इज ऑन कोनार रिवर, ये कोनार रिवर पे है जो कि दामोदर की सहायक नदी है। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है या 1955 में इसको स्टार्ट किया गया था, सब कुछ याद रख सकते हैं। ओके, गुमला इसका आंसर हो गया। बाकी गुमला से एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है, एल्बर्ट एक्का का नाम सुने हैं ना, एल्बर्ट एक्का, ये गुमला का ही पर्सनालिटी जो कि 1971 में के वार में शहीद हो गए थे। झारखंड में पहली बार इनको परमवीर चक्र मिला है ना, मतलब पहले ऐसे पर्सनालिटी है जिनको परमवीर चक्र मिला है। हाउ मेनी सब क्लासेस ऑफ खड़िया ट्राइब आर देयर। खड़िया ट्राइब के कितने जैसे उपवर्ग हैं? इसका 3 आंसर होगा ना, नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। एक होता है पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया। ये जो इनका होता है, जो खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था, उसको ढोकलो सोहर के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। गाँव के जो मुखिया होते हैं वो महतो होते हैं और उनका जो हेल्प करते हैं वो करटाहा करते हैं। पुजारी इनको पाहन बोला जाता है, और पाहन तो ज़्यादा अच्छा टर्म रहेगा कालो, इन लोग अपना पुजारी को कालो बोलते हैं। इनका जो खड़िया जनजाति भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, वही ग्रुप जिसे संथाल बोले हैं, नागपुरी जिसको सादरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, मुंडारी सब लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक से बिलोंग करता है, खड़िया भी बिलोंग करता है। एक आपका देख लीजिएगा, मुंडारी बता दिया, कुड़ुक लैंग्वेज है, ओके ना, ये उरांव लोगों का है, तो यह द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है, यह साउथ इंडिया से आया था, याद रखिएगा कुड़ुक लोग। व्हाट बाय द इमीडिएट रीजन ऑफ संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट 1855 का नहीं है, यहाँ पे 1831 से 32 अलग अलग टाइम देखिएगा ना, संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये सब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 1831 से 32 के बीच में जो हुआ था संथाल रिवोल्ट, उसका कारण क्या था? देखिए उसका कारण था ना फोर्स लेबर, और 2 टर्म यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, एक होता है बेरोजगारी, एक होता है बेकारी। तो बेकारी मतलब होता है फोर्स लेबर, यानी कि जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, उसको बेकारी कहा जाता है। तो 2 टर्म क्लियर कर लीजिएगा, बेरोजगारी और बेकारी में क्या अंतर होता है। तो ये फोर्स लेबर था। बाकी संथाल रिवोल्ट एक 1855 का भी है, इसको ध्यान रखिएगा। 30 जून को शुरू हुआ था, भोगनाडी गांव आपको पता होगा संथाल परगना में, जिसे सिद्धो और कान्हो बिलोंग करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ झारखंड बाई एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? संथाल परगना, पलामू, कोल्हान या फिर नोर्थ छोटा नागपुर। आंसर इसका हो जाएगा नोर्थ छोटा नागपुर। ध्यान रखिएगा, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखिएगा तो बड़ा हो जाता है। कोल्हान परमंडल है, परगना हिंदी बोला जाता है, इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट, पलामू में भी 3 और संथाल में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी बचा साउथ छोटा नागपुर, तो इसमें आता है टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट, तो इतना याद रख लीजिएगा, टोटल ऐड कीजिएगा तो 24 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। सबका मैं हेड क्वार्टर बताता हूँ, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। रांची इसका हेड क्वार्टर है, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग है, कोल्हान प्रमंडल का कोल्हान चाईबासा है, ओके ना, चाईबासा जहाँ पे आर्चरी अकेडमी भी है, और सलीमा टेटे को मदर टेरेसा बोला जाता है, चाईबासा बताया था ना। पलामू जो परमंडल है उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, हेड क्वार्टर इसका मेदिनीनगर है, डाल्टनगंज के नाम से पहले जाना जाता था, और संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, और इसका हेड क्वार्टर बोल सकते हैं दुमका में है। दुमका एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना में, ओके, याद रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी, नॉर्थ छोटा नागपुर। बाकी एक डेटा भी है, मैं उठा के लाया हूँ, तो इसको देख लीजिएगा। जो सबसे वेस्ट में है डिस्ट्रिक्ट है वह है गढ़वा, आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सीमा को टच करता है, और सबसे नॉर्थ में है वह है साहेबगंज, इसको याद रखिएगा। सबसे साउथ में है वह है वेस्ट सिंहभूम, इसको याद रखिएगा। स्टेट का जो पोजीशन है वह एरिया वाइज वो 15वां है, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्थान पे है? हम लोग 14वां स्थान पे हैं, ये सब याद रख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन आपको 5 था। लार्जेस्ट डिवीजन देखने को मिला एरिया वाइज नॉर्थ छोटा नागपुर, और स्मॉलेस्ट डिवीजन बाई एरिया पलामू। यह पलामू उस समय नहीं बता पाया, तो इसको याद रखिएगा, पलामू एरिया वाइज सबसे छोटा डिवीजन है, सबसे बड़ा है नॉर्थ छोटा नागपुर। लार्जेस्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा एरिया वाइज पूरा झारखंड में, तो है वेस्ट सिंहभूम, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज रामगढ़, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। स्टेट का जो क्लाइमेट है आपका मानसून होता है, ट्रॉपिकल मानसून बोला जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 140 सेंटीमीटर है, और मेजर क्रॉप यहाँ पे पैडी है, उसके बाद आपका गेहूँ आता है, चना आता है, जिसमें पलामू आपको पता होगा चना के लिए काफ़ी फेमस है, और सबसे ज़्यादा चावल आपका सिंहभूम रीजन में होता है ना, ये सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम रीजन बोल सकते हैं। तो वर्ड झारखंड वाज वंस यूज्ड इन अ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड। देखिए मैं लेक्चर को ना बहुत ही डिटेल में मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं लगा के रखा हूँ कि मतलब मुझे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। बहुत सारा पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो निकल जाएगा, और ध्यान से नहीं सुनिएगा तो बहुत सारा पॉइंट तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ लेक्चर को मैं स्लो करूँ, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा लगता है फास्ट, थोड़ा सा 0.5 ऐसे कम कर लिया कीजिए, ये सब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय व्यतीत करना यहाँ पे ना 2 घंटा का लेक्चर करना अच्छी बात नहीं होगी। ओके, आप लोग इस सब बात को समझा कीजिए। तो फास्ट लेकर टेंशन मत लीजिए। बार बार मैं डिस्कस करता हूँ तो मेरे माइंड में ये प्रश्न आता है, क्योंकि मेजर जो है ना कंसर्न आप लोग का होता है कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट है। तो फास्ट नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए, मैनेज कीजिएगा तो हो जाएगा। लगातार एक दिन तक कोई काम कीजिएगा तो उसमें आप लोग ढल जाइएगा। ओके ना, तो ज़्यादा फास्ट वीडियो नहीं है मेरे अनुसार। आप लोग बस कोशिश कीजिए कि उसमें आप लोग ढल जाइए, उसके बाद बहुत मजा आएगा। द वर्ड झारखंड वॉज वंस यूज्ड इन अ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड। दिस कॉपर प्लेट बिलोंग टू विच डिकेड। किस डिकेड के था झारखंड का नाम एक बार उल्लेख किया गया था, एक बार उल्लेख किया गया था। तो किस शताब्दी के एक ताम्रपत्र में इसका उल्लेख था? वह 13वीं शताब्दी का, इसको याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र था। अलग अलग काल में आपको बताया था कि झारखंड का अलग अलग नाम है, तो आपको तो याद होगा, तो बार बार इसको डिस्कस कर। महाभारत में इसको बोला गया था पुंडरिक देश, खुखरा प्रदेश भी बोला गया था, अलग अलग नाम मुगल काल में। तो ये सब देख लीजिएगा। अंशुता लकड़ा एक पर्सन है, तो वह किस खेल से बिलोंग करते हैं? आर्चरी से, चेस से, हॉकी से या फिर वॉलीबॉल से? आंसर इसका हो जाएगा अंशुता लकड़ा हॉकी से है ना, हॉकी से है। निकी प्रधान भी हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हॉकी से रिलेटेड, याद रखिएगा। आर्चरी से दीपिका कुमारी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवोल्ट्स वाज ओरिजिनली नोन एज कुड़ुक धर्म। इनमें से किस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुक धर्म कहा जाता था? चेरो रिवोल्ट 1800 का है, सतारी रिवोल्ट है, भूमिज रिवोल्ट है, और फिर ताना भगत मूवमेंट है। देखते हैं ना कि कौन जो है इस क्वेश्चन को सही करता है। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यह। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत मूवमेंट। आपको पता है ताना भगत मूवमेंट को, आपको पता होगा, जो कि जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया था। इनको ना जतरा उरांव के नाम से भी जाना जाता है, जतरा उरांव के नाम से भी इनको जाना जाता है। और उरांव लोगों का भाषा कुड़ुक होता है। आप कनेक्ट कीजिए, इसको देख लीजिए, समझे? तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी कब कब रिवोल्ट हुआ है मैं डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा। सतारी रिवोल्ट एक चरण नहीं हुआ था, बहुत चीज़ का चरण था, तो मैं यहाँ पे नहीं डाला हूँ। चेरो रिवोल्ट देख लीजिएगा 1800 का, भूखंड सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। भूमिज रिवोल्ट 1832 का है, गंगा नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। और यही भूमिज का मतलब होता है भूमि से उत्पन्न, और गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, यही भूमिज रिवोल्ट को। और ताना भगत मूवमेंट 1914 का है, जो कि बाद में असहयोग आंदोलन में मिल गया था, जो कि 1920 का था, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। इसको याद रखिएगा। जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था। यही है कुड़ुक भाषा। ओके, इसीलिए इसको कुड़ुक धर्म के नाम से भी जाना जाता था। यह भाषा द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है। उरांव लोगों का यह भाषा है, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। वेयर इज बिरसा मिरिक बिहार लोकेटेड इन झारखंड? बिरसा मिरिक बिहार जो है झारखंड में कहाँ पे है? खूंटी, रांची, पलामू या फिर गुमला? देखिए आप लोग सोच रहे हो कि बिरसा मुंडा जी है सर रांची लगा दे नाम, या खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा। ऐसे बिरसा मुंडा जी का बर्थ प्लेस भी जो है अभी वर्तमान में खुट्टी उलीहातू खुट्टी में ही है। बट बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ना, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, यानी कि बिरसा मुंडा जो जियोलॉजिकल पार्क है वह है आपका रांची में। और यहाँ पे भारत का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र भी शुरू किया गया था ना बिरसा मुंडा पार्क में। इसको देख लीजिएगा। कुछ मैं पार्क बताता हूँ, याद रखिएगा। जैसे जुबली पार्क है जमशेदपुर में, शहीद निर्मल महतो पार्क है हजारीबाग में, और फोसिल पार्क साहेबगंज में है ना, इसको देख लीजिएगा। फोसिल पार्क साहेबगंज में है। आंसर इसका होगा खूंटी। खूंटी लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और पहले ही बता चुका हूँ, इसका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 में किया गया था। और हेड मतलब 1924 में किया गया था लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना। 2007 में इसका नाम चेंज किया गया था ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल गम्स एंड रेजेंट्स। ओके, 1924। ओके, 1926 में आपको पता होगा IIT धनबाद शुरू हुआ था। मतलब IIT नहीं बोल सकते हैं उस समय, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था उस समय। 1926 में इसको फॉर्म किया गया था, बाद में उसको IIT का दर्जा मिला था 2016 में। और बाकी जो आप लोग देखते हैं कांके में जो मनोचिकित्सा विद्यालय है, ओके, मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है, 1925 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हाउ मेनी प्लान्स आर अबाउट टू लॉन्च फॉर स्टूडेंट्स इन झारखंड ऑन द स्टेटहुड डे 2022? यह करंट अफेयर क्वेश्चन है। झारखंड स्थापना दिवस 2022 को विद्यार्थियों के लिए कितनी योजनाएं शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पे 4 योजना शुरू किया जाने वाला है। और मुझे तो गुस्सा आ रहा है, सच कहूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है एक्चुअली में, क्योंकि इन लोग का ना गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चलता है। स्टूडेंट आज से परेशान है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मुझे ना अब दिक्कत होने लगता है। मतलब एग्जाम होता है ना तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, मतलब कितना बुरा लगता है स्टूडेंट इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितना होप लेकर सब चलते रहते हैं, और बहुत लोगों को तो एज भी निकल जाता है, और गवर्नमेंट को तो कुछ मतलब नहीं है। इन लोगों ने 5 साल बाद इलेक्शन चाहिए और बस पैसा चाहिए, एक बार बस बन जाना है विधायक और उसके बाद पैसा लेते रहना है जीवन भर।
बहुत बुरा लगता है, मुझे तो लग रहा है कि इन लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए इलेक्शन को ही। अब के देखिए ना कुछ आंदोलन किया जाना चाहिए, कुछ ना एकदम कानून बनना चाहिए इस पर कि एग्जाम अगर नहीं हो तो बस चुनाव नहीं होना चाहिए, बात है स्पष्ट। बहुत बुरा सिचुएशन है यहाँ पे। अब गुस्सा आ रहा है। अब देखिए इतना योजना लॉन्च कर रहे हैं, जो एग्जाम ऑलरेडी दे कर रखे हैं, मतलब जिसका नोटिफिकेशन निकाले हैं वो तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है इनसे, बताइए। सारथी योजना लॉन्च करेंगे, इनको रोजगार नहीं मिले पर 1,000 रुपया देंगे आपको, ठीक है। 1,000 रुपया मिलेगा तो 1,000 रुपया आपका जीवन पार हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कोचिंग और के लिए 25,000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा। उसके बाद पढ़ के जॉब नहीं मिलेगा। एकलव्य प्रशिक्षण मिलेगा, 27,000 छात्रों को नौकरी के लिए प्रशिक्षण मिल जाएगा, सिर्फ नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी योजना भी मिलेगा, यानी कि मान्यता प्राप्त जो है से तकनीकी संस्थान से 25 लाख रुपया तक आप लोग जो है से गारंटर बनेगा सरकार, यानी कि लोन ले सकते हैं और बाद में जॉब नहीं लगेगा तो भरिएगा जमीन बेच के, समझ गया। तो ये सब कुछ कहानी है झारखंड का। बहुत मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे मतलब क्या बताऊँ, बहुत बुरा सिचुएशन है। द रिसेंटली प्रपोज्ड ब्रिज ओवर सोन रिवर विल कनेक्ट विच टीओ होगा टू प्लेसेस ऑफ बिहार झारखंड। कौन से दो प्लेस को बिहार झारखंड को यह जोड़ने वाला है? अभी हाल ही में जो है ब्रिज को प्रपोज किया गया है। यह गढ़वा में कांडी प्लेस है और एक रोहतास डिस्ट्रिक्ट है उसमें पांडु का जगह, उसका जो है से आपको दो प्लेस को कनेक्ट करने वाला है। तो अभी यह ब्रिज बनेगा, तो अभी नितिन गडकरी जी जो आपको पता होगा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो अभी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो फिर से न्यूज में आएगा, तो इसको याद रखिएगा। गढ़वा से यह रोहतास को, यह पांडु का एक जगह है उसको कनेक्ट करेगा, ओके ना। सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही है, इसको ध्यान रखिएगा ना। सासाराम में सिरसा का मकबरा भी है। Which of the following festival is declared the state festival in झारखंड? झारखंड में किस फेस्टिवल को स्टेट फेस्टिवल का यहाँ से दर्जा दिया गया है? अभी वंशीधर फेस्टिवल को ना, इसको देखिएगा, इसमें ना राजकीय महोत्सव का दर्जा इसको मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपर इंपॉर्टेंट। बंशीधर, बंसी मतलब क्या होता है? बंसी बांसुरी को ही बोला जाता है। तो ये बंशीधर कौन है? वह कृष्ण जी है ना, इसको याद रखिएगा। तो बंशीधर फेस्टिवल एक्चुअली में यह गढ़वा का है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यह बंशीधर जो नगर में यह बंशीधर फेस्टिवल है, यह महोत्सव मनाया जाता है नवंबर में, ओके। तो यहाँ पे बंशीधर नगर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तो किस भगवान से है, कहाँ पे मनाया जाता है? गढ़वा में। ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। हु इज द मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन झारखंड? झारखंड में पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? आंसर इसका हो जाएगा मिथिलेश कुमार ठाकुर ना। देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री और पेयजल और स्वच्छता मंत्री में अंतर है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, ओके, याद रख सकते हैं। रविंद्र कुमार महतो जो है यह है आपके अभी ना झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, झारखंड विधानसभा के, यानी कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष हैं। बादल पत्रलेख ये क्या है? ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना, यह बादल पत्रलेख एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ओके। तो इतना देख लीजिएगा, मिथिलेश कुमार ठाकुर। शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो, याद रख लीजिएगा इनको, जगन्नाथ महतो। फाइनेंस मिनिस्टर अभी रामेश्वर ओरांव ना। यही था, खत्म हो गया। अब जेपीएससी कॉर्नर देखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गठन, देखिए मैं 2 चीज बताया था पहले भी, इसमें ना लोग गलती करेंगे और जेपीएससी क्वेश्चन इस तरह से पूछते ही रहती है कि इस समय इसको बनाया कब गया और इसको नोटिफाई कब किया गया था। तो जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको नोटिफाई 2008 में किया गया था, बट इसको फॉर्म किया गया था 2010 में। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, पुनः आ गया तो मैं डिस्कस कर दिया ताकि आप लोग इसको गलत ना करें, क्योंकि मैं पहले भी इसको भी गलत कर चुका हूँ, पढ़ा गलत दिया था, आपको याद होगा, ओके। गलत मतलब एक जगह नहीं पढ़ाया था, एक जगह ना लिख दिया था हिंदी में और एक जगह लिख दिया था गठित लिख दिया था, एक जगह नोटिफाई लिख दिया था, तो इस तरह से गड़बड़ हुआ था। तो मैं आपको वहाँ पे डिस्कस कर दिया था। फिर बताता हूँ, 2010 में इसको गठन किया गया था, जबकि 2008 में इसको नोटिफाई किया गया था। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन और आएगा, देखिए। डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके द्वारा हेड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, एनी ऑफ देम एज द केस में भी, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ना सी होगा, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये भी कर सकते हैं, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी जो स्टेट में होता है ना, स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है, पूरा अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो वह सेम इसको हेड करते हैं ना। बाकी क्वेश्चन इस पर एक और आने वाला है, देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द सब क्लाउज जो है से ए है, सब क्लाउज ए ऑफ द क्लाउज 1 ऑफ द सेक्शन 25 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, या सेक्शन 25 है,
देखिएगा, या कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, या डीसी भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में है या कलेक्टर बोल सकते हैं, वो भी काम करते हैं, तो वे जैसे इसको हेड कर सकते हैं डीडीएमए को ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। यह क्लाउज 1 सेक्शन 25 बात करता है, याद रखिएगा। फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स रीजन आर, क्या क्या फंक्शन है बताना है इस रीजन का। तो देखिए, इसमें ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र भी है, जागरूकता फैलाना भी है, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, सारा का सारा इसका आंसर हो जाएगा। सृजन का सब पर्पस है, फंक्शन है। कुछ मैं पॉइंट अगर डिस्कस करूं तो सीधे मैं सब गूगल से कुछ पॉइंट उठा लेता हूं डिस्कस करने के लिए। तो सूखा के लिए अगर खतरा से निपटना है तो देख लीजिए, उसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, BAU रांची। उसके बाद खनन के खतरों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, आपको बताया था, जिसका फॉर्मेशन 1924 में किए थे। और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, बिरसा एग्रीकल्चर, इसको 1981 में इसको फॉर्म किया गया था। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से ISM धनबाद हो गया। आवास क्षेत्र में भूकंप संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों के लिए BIT है, ठीक है, BIT मिश्रा रांची। उसके बाद बाढ़ बोले या जंगल की आग और सूखे के लिए झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर है, यानी कि JSC रांची। ये सब याद रख सकते हैं, ओके। देख लीजिए, बाकी जंगल में आग के लिए अभी क्वेश्चन भी आया था, आपको बताया था कि हम लोग जो हैं से तीसरा स्थान पे आते हैं कि जंगल के आग में के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है झारखंड में, जो कि जलवायु को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट भी करता है ना। इन विच ईयर स्टेट ऑफ झारखंड एक्सपीरियंस सेवियर ड्रॉप ड्यू टू डिफिसिट रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा देखिए जो रेनफॉल कम हुआ था वह 2010 हुआ था ना, तो बहुत ही कम बारिश हुआ था। उस समय 3 मीटर डाउन हो गया था, 3 मीटर, जिस सेंटीमीटर वर्षा कम होता है 3 मीटर वर्षा कम हो चुका था। वर्षा को आप लोग रेन गॉज से मेजर करते हैं ना, रेन गॉज, ओके। झारखंड में 3 तरह का कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, ध्यान रखिएगा। सेशन डैश ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इतना इंपावर्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू इस्टेब्लिश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका ना सेक्शन 14 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। जो राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाता है वह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA का सेक्शन जो 14 है, सेक्शन 14 है, वह बात करता है। अभी मैं बात किया था सेक्शन 25 स्टेट का, स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है उसका बात किया था कि सेक्शन 5 जो तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या कलेक्टर जो है से डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कर सकते हैं, वहाँ पे सेक्शन 25 था। लेकिन अगर किसी स्टेट में SDMA को फॉर्म करना है, SDMA को, तो उसके लिए सेक्शन 14 है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है। गवर्नर इसको फॉर्म करते हैं और हेड करते हैं CM, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। द फर्स्ट वाईफाई विलेज इन झारखंड इज लोकेटेड इन विच प्लेस। पहला वाईफाई विलेज कौन सा है, ये आपको बताया था कसमार। मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली कसमार ब्लॉक है, गारी विलेज है, कसमार ब्लॉक, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। तो 3 चीज़ आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्शन 5 जल्दी जल्दी आपको करंट अफेयर भी डिस्कस कर देते हैं, रूबरू करा देते हैं। और सिर्फ एक करंट अफेयर नहीं होगा, बहुत सारा पोर्शन स्टैटिक का भी होगा, ध्यान से सुनिएगा। मलाबार एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। 1992 में शुरू हुआ था। 4 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सबसे पहले इंडिया और USA थे 1992 में, बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान 2007 में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल 4 कंट्री आता है, ध्यान रखिएगा। बाकी क्वाड ग्रुप भी है, जो कि बोला जाता है कि चाइना को टैकल करने के लिए इसको बनाया गया है, ओके ना। इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान उसमें भी आते हैं क्वाड में, इसको ध्यान रखिएगा। जो गनी मेमोरियल स्टेडियम है यह जम्मू कश्मीर में होगा। IPL को लेकर न्यूज में आया था, तो जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया विल ओवरटेक साउथ कोरिया एंड जापान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। बोला जा रहा है हरदीप सिंह पुरी जो है, जो कि आपको देखने को मिलेगा हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, तो बोले हैं कि साउथ कोरिया और जापान को छोड़कर हम लोग लार्जेस्ट मेट्रो रेल जो है से नेटवर्क बन जाएंगे वर्ल्ड में। और बाकी रेलवे का तो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क इंडिया में है ये। उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद कब बोले थे, 15th मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था कोची में, याद रखिएगा। पूछेगा कि जो 15th मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था वह कहाँ हुआ, तो कोची में हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, देखिए अगर बोला जाए कि जो किसी भी पूरे वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है कि किसी कंट्री में ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम था महाथिर मोहम्मद, ठीक है। 100 साल में बने थे, ये मलेशिया के थे। कंट्री का कैपिटल करेंसी बताइए, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 10% ऑफ द अर्थ जो ग्लेशियराइज्ड एरिया है उस वजह से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ओके ना, ध्यान रखिएगा।
जो जितना भी ग्लेशियराइज एरिया है अर्थ का उसका 10% जो है से यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये क्वेश्चन द हिंदू का जो लर्निंग सेशन आता है ना उसमें बनाया जाता है, तो बहुत सारा पर्सन मैं वहाँ से उठा लेता हूँ जो कि फ्रूटफुल होता है। बोला जा रहा है कि जो 12 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड गेट मैरिड इन चाइल्डहुड, यूनिसेफ डेटा बोलता है यूनिसेफ कि जो 12 मिलियन पीपल है वह बचपन में उनका शादी कर दिया जाता है, यानी कि बचपन का प्यार हो जाता है। ओके, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये बच्चों के लिए काम करता है, याद रखिएगा। आर्किटेक्ट एक्ट भारत का है 1972 का, याद रखिएगा। जिस समय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक्ट आया था तो उसी समय आर्किटेक्ट एक्ट आया। 50 साल पूर गया है तो इंपॉर्टेंट बनेगा, ओके ना, इसको याद रखिएगा। 50 साल पूर गया तो किसी का 50 साल पूरे, 100 साल पूरे, 25 साल पूरे तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछते हैं। एक प्रेसिजन एयर है या लार्जेस्ट एयरलाइन है, तो देख लीजिएगा प्रेसिजन एयरलाइंस, ये मलेशिया का है ना। अभी बात कर रहा था COP27 समिट के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको शर्म अल शेख में हुआ था, ये इजिप्ट में है ना, मिस्र में ही यह हुआ है COP27, ये जलवायु पर है ना समिट। और COP26 हुआ था ग्लासगो में, यह स्कॉटलैंड है जिसको लैंड ऑफ केक के नाम से जानते हैं, यूके में पड़ेगा। स्कॉटलैंड का करेंसी में बता चुका हूँ, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे चलता है। द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड, बताया था ना कि इंडिया का जो बाहुबली है GSLV Mark 3, तो पूरा वर्ल्ड में हाईवेस्ट रॉकेट है फाल्कन, यह SpaceX का है ना, एलोन मस्क, ठीक है, वही का है। ट्विटर को भी अभी अधिग्रहित कर लिए हैं, यानी कि ट्विटर जो है से इन्हीं के अंडर में अब आ गया है। ट्विटर पर अभी जो मैक्सिमम लेंथ है कैरेक्टर का एक ट्वीट के लिए, कितना कैरेक्टर को आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बताइएगा। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। जो लोकल या ऑफिशियल नेम है म्यांमार मिलिट्री का, उसका नाम है तात्मा दाव ना, तात्मा दाव, इसको ऐसा ही नाम होता है। करेंसी यहाँ पे चलता है क्यात, नेपाल सॉरी म्यांमार में जो है करेंसी जो है क्यात चलता है, नेपी दाव यहाँ पे इसका कैपिटल है। जो फॉर्मर पीएम थे पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो, उनको सजा दिया गया था 1979 में। तो देख सकते हैं इंडिया में हमारे कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जिनको फांसी की सजा मिला है, नहीं हुए हैं। तो देख सकते हैं पाकिस्तान का क्या हालत है। नोटा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, यानी कि नन ऑफ द एबव, फर्स्ट टाइम। जैसे इस समय गुजरात का इलेक्शन था, दिल्ली भी था इलेक्शन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पूरा डेटा भी याद नहीं है, लेकिन गुजरात था, दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था 2013 में। तो उस समय नोटा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यह बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ओके। क्वेश्चन है 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ। जो बच्चे का जन्म होता है ना, उसका 1000 दिन में 80% ब्रेन जो होता है डेवलप हो जाता है। बाकी अभी एक मैं बताता हूँ, मेडिकल टर्मिने जो बोला जाता है कि जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन था, वो मेडिकल पीरियड जो था जो गवर्नमेंट अलाउ करता है वो 14 वीक है, लेकिन सर्टन केसेस में 18 वीक तक भी कर देता है। तो 14 वीक जो है लिमिट है, उससे बाद नहीं। मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट फॉर अ टूट, देखिए ट्वीट नहीं है, टूट है। ये किसी की तरह नाम है इसका मास्टोडोन। मास्टोडोन ट्विटर के जैसा ही एक बोल सकते हैं कि सोशल साइट है, तो उस पर 500 कैरेक्टर आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट बोले एक तरह का मैसेज भेज सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। या ट्वीट नहीं है, ट्विटर के लिए ट्वीट शब्द यूज होता है, इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो टूट होता है, ट्वीट नहीं है। जो पैंथेटिक एक वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से आया है, उस पैंथेटिका से, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ फीलिंग। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। जो भारत जादव यात्रा है वह कांग्रेस पार्टी की द्वारा भी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि भारत जादव यात्रा है, राहुल गांधी जी इसको लेकर चल रहे हैं, ओके। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी शुरू किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनेगा, क्रिकेट के गलियारे से निकल कर आ रहा है। और जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है वुमेन कैटेगरी में अक्टूबर के लिए, वो उनका नाम है निदा दार, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। उसके बाद फॉरेस्ट और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कितनी बार। पाकिस्तान जो ओन किया था, पता होगा कि फाइनल में जो है से इंग्लैंड और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं 13 नवंबर को। देखिए रिजल्ट क्या होता है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप कब जीता है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है 1992 में। उस समय कैप्टन थे पाकिस्तान के, नाम था उनका इमरान खान, जो कि तहरीक इंसाफ पार्टी के फाउंडर हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जीता है 2009 में, ओके। हम लोग कितना बार जीते हैं, हम लोग विश्व कप जीते हैं 1983 में, कपिल देव 2011 में जीते हैं, और ओडीआई का तो ओडीआई का 2 हो गया, T20 का 2007 में ही हम लोग जीत गए थे, ओके। और चैंपियन ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी सब में है 2011 के बाद, 2007, 2013 और उसके बाद यहाँ 2011 MS धोनी है। 2013 में ओडीआई था, 2007 में था T20 का, और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी थी। इतना चीज़ याद रख सकते हैं। पोस्को एक्ट है से 2012 का है, याद रखिएगा। ये सब चाइल्ड जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए यह है। फुल फॉर्म बताइए जरा। APJ अब्दुल कलाम जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केरल में है, ध्यान रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी केरल में है,
अभी जो है से यह न्यूज में आया था, तो पूछ सकते हैं आपको कहाँ पे है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह 105 बार जो है अमेंड किया जा चुका है नवंबर 2022 तक डेटा आपको बात करें तो देखिए जीवन में जो होता है समय, अगर मैं कुछ बात करूं तो हमारे संविधान में जो संविधान बनाए हैं वह ये नहीं था कि इनको पता था कि अमेंडमेंट किया जाएगा, तो इसीलिए प्रोविजन में डाल कर रखे हैं, क्योंकि समय समय पर हर एक चीज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। समय पर कोई आदमी जो सही हो गलत भी हो सकता है, जो गलत हो सही भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है समय और परिस्थिति के अनुसार। तो जो हम लोग को देखिए संविधान में 105 बार ऐसे अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो लाइफ में आप लोग भी कुछ अगर गलती कर लिए हैं या कोई गड़बड़ हो गया है तो उसको भूलिए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है। देखिए संविधान भी जो है हमारा परमानेंट नहीं है, उसको में भी जो है से आप लोग परिवर्तन कर देते हैं, इसीलिए इसको लाइव डॉक्यूमेंट कहा जाता है संविधान को, ठीक है। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो हमारा संविधान था ओरिजिनली वह किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था, ये बताइए किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो कर्नाटका है से रिजर्वेशन को हाई कर दिया है, यानी कि उसका जो है से बढ़ा दिया है रिजर्वेशन को, कितना एससी और एसटी के लिए 2% और 4% रेस्पेक्टिवली, यानी कि एससी में 2% और एसटी के लिए 4% रिजर्वेशन बढ़ा दिया है कर्नाटका। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि करंट अफेयर को हिंदी में डाला जाए। देखिए मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ कर पाना, आप लोग मैनेज कीजिए और इंग्लिश को छोड़कर कहाँ से जाइएगा। इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आप लोग को बिना इंग्लिश से काम चलेगा, तो इतना बहुत तो पता होना ही चाहिए। और मैं कहाँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं तो सारा चीज़ तो हिंदी में बोल रहा हूँ। इतना बहुत थोड़ा बहुत अगर वर्ड में दिक्कत हो रहा है तो देखिए दिक्कत लेक्चर में नहीं, दिक्कत आप में है, और उसको जो है आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कीजिए, नहीं तो नुकसान होने वाला है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ पर मत बोला कीजिए, सब ऐसा बोलते हैं तो रिप्लाई तो मिल ही जाता है, देता हूँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए। इतना ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश को, उसको समझा ही नहीं जा सके, आदमी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। एमएम पूछी कभी आपसे पूछ देता है पुंछी कमीशन किससे रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है, तो पुंछी कमीशन आपको पूछ देगा किससे रिलेटेड है, न्यूज में आ रहा था। जो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ है अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, अब तक बात कर रहा हूँ 1978 से 1985। यूयू ललित अभी पता होगा, उदय उमेश ललित जो थे वह भारत के 49वें चीफ जस्टिस थे। अभी 50वें कौन बने हैं, अब बने हैं डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं इन्हीं के बेटे हैं वाई भी चंद्रचूड़, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा दिन तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद पर रहे हैं 1978 से 85 तक। देख लीजिएगा 7 साल हो जाएगा। अंडर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग जो टेलीविजन है, एक अभी प्रोविजन लाया गया था चैनल पर, देखिए टीवी का लिए, उसमें बोला गया कि 30 मिनट तक आपको जो है सोशल इशू दिखाना पड़ेगा एवरीडे, सोशल इशू को दिखाना है एवरीडे, इसको कंपलसरी किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ना। उसके बाद पश्मीना ऊल, नाम तो सुनोगे पश्मीना ऊल। जो पश्मीना ऊल होता है, ओके ना, वह किससे प्राप्त किया जाता है, तो एक देखिएगा चंगदंगी है ना, चंगदंगी माउंटेन गोट है, एक बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो कि तिब्बत और लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। देख सकते हैं ना, सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें स्टैटिक भी आपका मिक्स है। तो पश्मीना ऊल एक बकरी से प्राप्त किया जाता है। पूछ देगा आपसे कि पश्मीना ऊल किससे प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, बकरी से, याक से, और कुछ बोल देगा आपसे, समझ गया ना। तो ये गोट से प्राप्त किया जाता है पश्मीना, ठीक है। नाम उसका चंगथांगू गौगी, नाम थोड़ा टेढ़ा है, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। लद्दाख का कैपिटल लेह है ना, इसको देख लीजिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ही आपको देखने को मिलेगा, ओके। चलिए 2 जगह होता है, जम्मू होता है कश्मीर भी, 2 जगह इसलिए एन बोल दिया। उसके बाद इंडिया फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट जो कंडक्ट कराया गया था, उनका नाम था महेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा 1971 में। जब मैं महेंद्र पढ़ा ना तो मेरा माइंड में तुरंत हिट कर गया MS धोनी। आपका भी ऐसा हुआ था क्या, तो देख लीजिएगा, लखनऊ में इसको कराया गया था। बाकी उसके बाद 2006 या 7 से ना, डेट तो कंफर्म नहीं है मेरे पास, 6 या 7 होगा, इसको चेकआउट करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए इसको, डेट क्या 2006 या 7 के आसपास जो वीमेन का जो टूर्नामेंट होता है अब BCCI करवाता है ना, BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, पूरा विश्व का बोल सकते हैं कि सबसे अमीर क्रिकेट बॉडी है। तो लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहा, तो लेक्चर कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत टाइम लगता है तैयार करने में, आप लोग को 1 लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ओके ना। तो जहाँ कुछ नहीं जा वहाँ पे कुछ कर देना चाहिए, समझ गए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।